आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत। क्रिस्टोलर ने जो है ये केंद्रीय स्थल सिद्धांत 1933 में प्रतिपादित किया। 1933 में प्रतिपादित किया। इसमें क्या था कि केंद्रीय स्थल सिद्धांत का तात्पर्य है कि बाजार का एक केंद्र होगा और उसकी परिधि पर उसके पूरक क्षेत्र होंगे, है ना। बाजार का एक केंद्र होगा और उसकी परिधि पर क्या होंगे, उसके पूरक क्षेत्र स्थित होंगे। केंद्र स्थल अपने पूरक क्षेत्रों को वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करेगा और उनसे सेवाएं लेगा, है ना। केंद्रीय स्थल जो है, सपोज हम मानते हैं ये नगर है और परिधि में इसके क्या है, पूरक क्षेत्र हैं, है ना। केंद्रीय स्थल जो है परिधि क्षेत्रों से, ये आप जो है खुद इसकी लाइन बना लोगे। केंद्रीय स्थल परिधि क्षेत्रों से वस्तुएं सेवाएं प्रदान प्राप्त करता है और उनको वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है ना। वस्तुएं सेवाएं उनको भी देगा और उनसे लेगा भी। अब बस्तियों का वितरण जो है रैंडम न होकर एक निश्चित क्रम में होता है। इसमें क्या होता है, बस्तियों का जो वितरण होता है वो एक निश्चित क्रम में होता है ना। बड़ी बस्तियां, छोटी बस्तियां। अब है क्रिस्टोलर का कहना है कि कोई नगरीय केंद्र अस्तित्व में इसलिए रहता है क्रिस्टोलर का कहना है कि कोई नगरीय केंद्र इसलिए अस्तित्व में रहता है क्योंकि वह अपने समीपवर्ती पूरक क्षेत्रों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है। कोई नगरीय केंद्र इसलिए अस्तित्व में रहता है क्योंकि वो अपने समीपवर्ती पूरक क्षेत्रों को वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है। ये कौन कहता है, क्रिस्टोलर। क्रिस्टोलर का मानना है कि ये जो नगरीय केंद्र जितना बड़ा होगा उसका सेवित क्षेत्र उतना ही बड़ा होगा और जो केंद्र है वो अपने समीपवर्ती पूरक क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान करेगा। केंद्रीय कार्यों करने वाले क्षेत्रों को क्रिस्टोलर ने, यानी केंद्रीय स्थलों द्वारा किए जाने वाले कार्य को क्रिस्टोलर ने केंद्रीय कार्य कहा, तथा जो केंद्रीय कार्य को संपन्न करता है उसको केंद्रीय स्थान कहा, है ना। जो केंद्र द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उनको केंद्रीय कार्य, और केंद्रीय कार्य को जो क्षेत्र संपन्न करता है उसको केंद्रीय क्षेत्र कहा। किसने, क्रिस्टोलर ने। अब है क्रिस्टोलर ने प्रमुख संकल्पनाएं। क्रिस्टोलर ने दो प्रमुख तथा 6 व्युत्पन्न संकल्पनाएं दी। क्रिस्टोलर ने 2 प्रमुख तथा 6 व्युत्पन्न संकल्पनाएं दी। तो जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं वो है, नंबर 1, केंद्रीयता की संकल्पना, और सेकंड
पदानुक्रम की संकल्पना। केंद्रीयता की संकल्पना और पदानुक्रम की संकल्पना। अब उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु की एक परिधि होती है और एक उसका केंद्र होता है ना, कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र तथा परिधि होती है ना। ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र तथा परिधि होती है। और दूसरा है पदानुक्रम की संकल्पना। इसमें है ब्रह्मांड की तरह ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु एक निश्चित पदानुक्रम में होती है। ठीक है। पदानुक्रम की संकल्पना में इन्होंने कहा कि ब्रह्मांड की तरह ही ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो होती है एक निश्चित पदानुक्रम में होती है। अब है व्युत्पन्न सिद्धांत। व्युत्पन्न संकल्पनाएं। व्युत्पन्न संकल्पनाएं इनमें है फर्स्ट, केंद्रीय स्थल की संकल्पना। केंद्रीय स्थल की संकल्पना। इसमें क्रिस्टोफर ने कहा कि प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र तथा परिधि होती है ना। जो केंद्रीयता की संकल्पना कहा था वही केंद्रीय स्थल में कहा, एक केंद्र तथा एक परिधि होती है। और इसी प्रकार नगरों का भी जो है क्या होता है, एक केंद्र होता है ना। प्रत्येक वस्तु का, जैसे प्रत्येक वस्तु का एक केंद्र तथा परिधि होती है, वैसे ही नगर का भी एक केंद्र और उसकी परिधि होती है और कुछ उसके पूरक क्षेत्र होते हैं, या जिसमें कह सकते हैं जो परिधि पे इनके स्थल होते हैं, नगर के परिधि पे जो स्थल होते हैं उनको पूरक क्षेत्र कहा जाता है। फिर आता है नंबर 2, पूरक क्षेत्र। नगर की परिधि पर स्थित स्थल पूरक क्षेत्र कहलाते हैं। जो वस्तुओं और सेवाओं के लिए केंद्रीय स्थल पर निर्भर होते हैं।
ये हो गया केंद्रीय स्थल की संकल्पना, और दूसरी है पूरक क्षेत्रों की संकल्पना है। फिर पूरक क्षेत्रों के संबंध में इन्होंने कहा कि पूरक क्षेत्र केंद्रीय स्थल की परिधि पर, केंद्रीय स्थल की परिधि पर वृत्ताकार न होकर षटकोणीय स्थिति में होते हैं। षटकोणीय स्थिति में होते हैं, है ना। अब वृत्ताकार क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि वृत्ताकार होंगे तो कुछ क्षेत्र अवस्यवित रह जाएंगे। पूरक क्षेत्र वृत्ताकार होने पर कुछ क्षेत्र असेवित रह जाएंगे तथा कुछ क्षेत्र अध्यारोपित हो जाएंगे। अध्यारोपित हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो है पूरक क्षेत्र क्या होंगे, सपोज ये केंद्रीय स्थल है ना, केंद्रीय स्थल, ये है केंद्रीय स्थल, और ये इसके पूरक क्षेत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब अगर जो है पूरक क्षेत्र वृत्ताकार स्थिति में होंगे तो कुछ क्षेत्र अध्यारोपित हो जाएंगे। जैसे ये वाला क्षेत्र अध्यारोपित हो गया है ना, इसी पे नीचे यहाँ पे देख रहे हैं। और कुछ क्षेत्र जो है असेवित रह जाएगा। जैसे ये वाला क्षेत्र ये हो जाएगा असेवित, है ना। हम बात कर रहे थे कि अगर जो है केंद्रीय स्थल जो है, वीडियो कट हो गई थी, अगर जो है केंद्रीय स्थल वृत्ताकार, केंद्रीय स्थल के जो पूरक क्षेत्र हैं ये वृत्ताकार होंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ क्षेत्र अध्यारोपित हो जाएगा, है ना। कुछ क्षेत्र क्या हो जाएगा, अध्यारोपित हो जाएगा, जिसमें जो है जिसको कुछ पूरक क्षेत्रों को 2-3 जगह से सेवाएं मिलेगी। और कुछ ऐसा होगा जो असेवित रह जाएगा, जिसको ना तो यहाँ सेवाएं मिलेगी, ना यहाँ सेवाएं मिलेगी, ना यहाँ सेवा मिल पाएगी। कुछ क्षेत्र जो है क्या हो जाएगा, असेवित रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए क्रिस्टोफर ने कहा कि पूरक क्षेत्र जो है कहाँ होंगे, षटकोणों पे होंगे, षटकोणीय स्थिति में होंगे। है ना, पूरक क्षेत्र षटकोणीय स्थिति में होंगे, जिससे ना तो कोई क्षेत्र अध्यारोपित होगा और ना कोई क्षेत्र असेवित रह जाएगा। अब ये है यहाँ पे पूरक क्षेत्र, है ना। इसमें पूरक क्षेत्र थे ये परिधि पे,
ये जो परिधि है, परिधि पे पूरक क्षेत्र थे। अब पूरक क्षेत्र में क्या हो रहा था कि कुछ तो असेवित हो जा रहे थे, जैसे यहाँ पे एक क्षेत्र असेवित रह गया, ये अच्छे असेवित क्षेत्र है, ये असेवित क्षेत्र है, यहाँ पे असेवित क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र अध्यारोपित हो जा रहे थे, जैसे ये है ना, ये इस प्रकार के क्षेत्र हैं जो अध्यारोपित हो जा रहे थे, जिनको 2-3 जगह से सेवाएं मिल रही हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनको कहीं से सेवा नहीं मिल रही है। अब इसमें हम देखें तो ये केंद्रीय स्थल इसका है यहाँ पे। अब यहाँ से इसको सेवाएं, इससे ये जो पूरक क्षेत्र है इसको सेवाएं यहाँ से मिलेगी, यहाँ अगर कोई केंद्र होगा तो यहाँ से सेवाएं मिलेगी, इधर को अगर कोई केंद्र होगा तो इधर को भी सेवाएं मिलेगी। यानी कि षटकोण के बाहर यहाँ भी षटकोण बनेंगे, है ना, ये हम जो है ये अधूरा बना है, यहाँ भी इसी प्रकार षटकोण बन जाएंगे ऐसे ही यहाँ पे। तो चारों तरफ इसके षटकोण होंगे, तो प्रत्येक तरफ जो है केंद्रीय स्थल है। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 4 व्युत्पन्न संकल्पना की। नंबर 3, पूरक वस्तुएं एवं सेवाएं। पूरक वस्तुएं एवं सेवाएं। पूरक वस्तुएं और सेवाएं का मतलब इसमें है कि कुछ वस्तुएं होती है जिनको हम दूसरी वस्तु की जगह यूज कर सकते हैं, है ना, पूरक वस्तुएं एवं सेवाएं, या जिनका एक वस्तु के साथ साथ दूसरी वस्तु का भी उपयोग किया जाता है। तो सपोज जैसे पूरक वस्तुएं होती हैं, जैसे गाड़ी और पेट्रोल। अगर हमारे पास गाड़ी है तो हमें पेट्रोल की आवश्यकता है, मोजे और जूते। अब जूतों के अंदर हमें मोजों की आवश्यकता है, तो इनके यूज एक साथ होता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो हमें जो है एक वस्तु के साथ दूसरी वस्तु लेनी अनिवार्य हो जाती है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस स्थान पे जाएंगे तो वहीं से हम वस्तुएं प्राप्त करेंगे। तो पूरक वस्तुओं सेवाओं का संकल्पना। नंबर 4 हो जाएगा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड, है ना। थ्रेशोल्ड का मतलब है कि किसी भी आर्थिक क्रियाओं का संचालित होने के लिए, आर्थिक क्रियाओं को संचालित होने के लिए न्यूनतम उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। किसी भी आर्थिक क्रियाओं को संचालित होने के लिए न्यूनतम उपभोक्ताओं की आवश्यकता होती है। अगर न्यूनतम उपभोक्ता नहीं होंगे तो वो आर्थिक क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, है ना। अगला है नंबर 5 परास, यानी जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं रेंज। किसी वस्तु की रेंज या परास कितनी है ना। वस्तु की परास, परास वस्तु की परास उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। वस्तु की परास उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। जैसे कम उपयोगी जो वस्तुएं होंगी उनके लिए हम क्या करेंगे, कम दूरी तय करेंगे। जैसे नमक, है ना, घर में यूज होता है और इतना जो है कहीं भी आसानी से मिल जाता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं। और दूसरा क्या है, सस्ती वस्तु है ना, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे नज़दीक से दुकान से जो है इसको खरीदारी की जाए, है ना, इसको लिया जाए। इसके लिए हम ज़्यादा दूरी तय न करें। और कुछ जो महंगी वस्तुएं होती हैं हम कोशिश करते हैं कि हम उसका ब्रांड देखते हैं, है ना, कि हम देखते हैं कि महंगी वस्तु है तो हमें अच्छी जगह से लेनी चाहिए। जैसे कपड़े हमें लेना है तो हमें थोड़ा सा दूरी के लिए दूर स्थान पर जाते हैं। और बड़ी कोई चीज़ लेनी है, जैसे गाड़ी हमें लेनी है, तो हम अच्छी सेवाएं उसके लिए देखेंगे, कहाँ पे हमको अच्छी सेवा मिल रही है तो वहाँ हम उसको जाएंगे, है ना। तो वस्तु की जो परास होती है उसकी उपयोगिता पर निर्भर करती है। लास्ट है नंबर 6 प्रमुख
वस्तुओं और सेवाओं का सिद्धांत। प्रमुख वस्तुओं और सेवाओं का सिद्धांत। अब इसकी कुछ मान्यताएं हैं। मान्यताएं। नंबर 1, जलवायु समान होनी चाहिए। उस क्षेत्र की जलवायु एक समान होनी चाहिए। नंबर 2, धरातल समान होना चाहिए। परिवहन व्यय दूरी के अनुसार बढ़ता है। तीसरा था कि परिवहन व्यय दूरी के अनुसार बढ़ता है। नंबर 4, परिवहन का एक ही साधन। परिवहन का एक ही साधन घोड़ा गाड़ी। नंबर 5, सभी क्षेत्र एक ही तरह की वस्तुएं प्रदान करती हैं। नंबर 6, उपभोक्ता सबसे नजदीकी क्षेत्र से वस्तुएं एवं सेवाएं प्राप्त करेगा। नंबर 7, जनसंख्या और क्रय शक्ति का जनसंख्या और क्रय शक्ति का वितरण सभी क्षेत्रों में एक समान होगा। जनसंख्या और क्रय शक्ति का वितरण सभी क्षेत्रों में एक समान होगा। नंबर 8, मानवीय विकास छोटी छोटी बस्तियों के रूप में समान दूरी पर स्थित होगी। अब है प्रमुख सिद्धांत।
या इनको बोलते हैं के वैल्यू सिद्धांत, प्रमुख सिद्धांत या के वैल्यू सिद्धांत। 3 प्रमुख सिद्धांत इन्होंने दिए। इन्होंने 3 प्रमुख के वैल्यू सिद्धांत दिए। जिसमें है फर्स्ट बाजार सिद्धांत, सेकंड परिवहन सिद्धांत, और थर्ड प्रशासनिक सिद्धांत। फर्स्ट है बाजार सिद्धांत। बाजार सिद्धांत, इसमें क्या था कि केंद्रीय स्थल बाजार सिद्धांत में क्या होता है कि केंद्र स्थल स्थल 6 पूरक क्षेत्रों को एक तिहाई सेवाएं प्रदान करता है केंद्र स्थल 6 पूरक क्षेत्रों को एक तिहाई सेवाएं प्रदान करता है और जो पूरक क्षेत्र हैं, पूरक क्षेत्र 3 निकटवर्ती सेवा क्षेत्र केंद्रों से एक तिहाई 3 निकटवर्ती केंद्रों से सेवाएं प्रदान करते हैं, सेवाएं प्राप्त करते हैं, है ना। केंद्र स्थल 6 पूरक क्षेत्रों को एक बड़ी 3 सेवाएं प्रदान करता है और पूरक क्षेत्र जो है 6 निकटवर्ती केंद्रों से वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करता है। अब के वैल्यू जो इसकी निकलेगी, के इक्वल टू 6 पूरक क्षेत्र गुणा 1/3 प्लस 1, यानी कि केंद्र स्थल कितने क्षेत्रों को सेवाएं प्रदान कर रहा है बाजार सिद्धांत में। 6 तो पूरक क्षेत्र है जिनको 1/3 सेवाएं दे रहा है और एक वो खुद है ना, एक खुद है। अभी हम चित्र के माध्यम से इसको देख लेते हैं। ये हम देखते हैं कि षटकोणों पे केंद्र स्थल है ना। ये हमारे षटकोण, ये हो गया है ना, ये षटकोण है और केंद्र स्थल कहाँ पे है, षटकोणों पे है। ये केंद्र स्थल हो गया है ना। अब मैंने पहले भी कहा है कि जैसे षटकोण यहाँ पे है बीच में, ऐसे षटकोण यहाँ भी है, ऐसे षटकोण यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये सारे षटकोण है ना। बाहर की तरफ हम चित्र ज़्यादा बड़ा इसको नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे षटकोण हैं। अब एक केंद्रीय है, एक केंद्र ये भी है, एक केंद्र ये भी है ना। ये प्रत्येक षटकोणों का अपना केंद्र है।
ये तो केंद्र स्थल है, और ये है पूरक क्षेत्र षटकोणों पे, 1 2 3 4 5 6। तो एक केंद्र 6 पूरक क्षेत्रों को, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरक क्षेत्रों को 1/3 सेवाएं प्रदान करेगा, है ना। छह पूरक क्षेत्रों को 1/3 सेवाएं प्रदान करेगा। अब जो पूरक क्षेत्र हैं इनको तो सिर्फ इसने तो चलो 1/3 दे दिया प्रत्येक को, लेकिन इनको तो अभी सेवाएं 1/3 ही मिली है, यानी 33% ही मिली है। अब बाकी सेवाएं कहाँ से लेगा? अन्य पूरक क्षेत्र, अन्य केंद्रों से। तो हमने पहले ही जो है इसमें कहा है, ये यहाँ पे कि केंद्र स्थल जो है 6 पूरक क्षेत्रों को से 1/3 सेवाएं प्रदान करेगा। लेकिन जो पूरक क्षेत्र निकटवर्ती 3 केंद्रों से सेवाएं प्राप्त करते हैं, है ना। एक तो इससे कर दी, एक केंद्र ये है, यहाँ से भी ये वस्तुएं प्राप्त करेगा, कितना वस्तुओं सेवाएं प्राप्त करेगा 1/3। यहाँ से भी वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करेगा, यहाँ से भी 1/3। तो इसकी 100% हो गई सेवाएं, है ना। वो कुल 1/100% सेवाएं प्राप्त करेगा। प्रत्येक पूरक क्षेत्र 3 केंद्रों से वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करेगा, और एक केंद्र जो है 6 पूरक क्षेत्रों को सेवाएं प्राप्त करेगा। अब जैसे ये केंद्र है, इसके भी 6 पूरक क्षेत्र होंगे, ऐसे षटकोण बनेगा तो पूरे 6 पूरक क्षेत्र होंगे, है ना। तो ये हम देख लेते हैं। अब के वैल्यू हमारी क्या निकलती है ना। के वैल्यू हम देख लेते हैं, 2 2 1 3 + 4, है ना। के वैल्यू हमारी निकल जाएगी 2 2 एकम 2 + 1 3। के वैल्यू हमारी 3, है ना। हमारी के वैल्यू कितने निकली? 3। 3 से 6 कटा यानी 2 2 एकम 2 + 1 3। तो के वैल्यू हमारी निकल गई 3, के इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा बाजार सिद्धांत। अब सेकंड है परिवहन सिद्धांत। परिवहन सिद्धांत। अब परिवहन सिद्धांत में देखते हैं, परिवहन सिद्धांत में क्या है। परिवहन सिद्धांत में पूरक क्षेत्र षटकोणों के मध्य स्थित होंगे। षटकोणों के मध्य स्थित होंगे, है ना। ये हम बना लेते हैं यहाँ पे। है ना, ये है पूरक क्षेत्र षटकोणों के मध्य स्थित होंगे। अब ये बन गया हमारे षटकोण। तो इसमें देखो ये षटकोणों के मध्य नहीं, यहाँ पे पूरक क्षेत्र हमारे इस बार यहाँ पे होंगे, है ना। ये हो गए 6 पूरक क्षेत्र। जो परिवहन सिद्धांत है, परिवहन सिद्धांत में, क्योंकि परिवहन सिद्धांत में क्या है, जहाँ दूरी कम दिखेगी वहाँ को हम सेवाएं प्रदान करेंगे, है ना। तो केंद्र से जो दूरी है वो सीधे में कम है, यहाँ पे बिल्कुल कम है। अगर यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दूरी बढ़ जाएगी, इसलिए षटकोणों के मध्य में परिवहन सिद्धांत में पूरक क्षेत्र जो षटकोणों के मध्य में स्थित है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, षटकोण जो पूरक क्षेत्र है वो 2 केंद्रों से वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करेंगे। एक केंद्र ये रह गया, ऐसे यहाँ पे केंद्र है, यहाँ केंद्र है, प्रत्येक षटकोणों पे केंद्र है ना। तो पूरक क्षेत्र 2 केंद्रों से वस्तुएं सेवाएं प्राप्त करेंगे। एक तो ये केंद्र है, एक ये केंद्र है ना, 1/2। और प्रत्येक क्षेत्र से प्रत्येक केंद्र से 1/2, है ना। और केंद्र स्थल, अब इसमें देखते हैं, केंद्रीय स्थल 6 पूरक क्षेत्रों को को 1/2 सेवाएं प्रदान करेगा।
और पूरक क्षेत्र दो केंद्रों से एक बटे दो सेवाएं प्राप्त करेंगी, है ना। अब यह है कि केंद्र स्थल 6 पूरक क्षेत्रों को, ये हो गए 6 पूरक क्षेत्रों को कितनी सेवाएं प्रदान करेगा, 1/2, प्रत्येक को 1/2 सेवाएं। और प्रत्येक जो पूरक क्षेत्र को कितने केंद्रों से सेवाएं लेगा, 2 केंद्रों से, वो कितनी 1/2 यानी कि 100% उसकी हो गई है ना। तो यहाँ के वैल्यू निकल जाएगी, के इक्वल टू 6 गुणा 1/2 प्लस 1 सेवाएं खुद को देगा, है ना, खुद को भी सेवाएं देगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6, तो 3 एकम 3 प्लस 1 बराबर के वैल्यू इक्वल टू 4, है ना। यहाँ पे के वैल्यू निकल जाएगी हमारी 4। अब नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट जो सिद्धांत है नंबर 3, वह है प्रशासनिक सिद्धांत। प्रशासनिक सिद्धांत। अब प्रशासनिक सिद्धांत क्या कहता है कि प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी जो पूरक क्षेत्र होंगे षटकोणों के अंदर स्थित होंगे। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी पूरक क्षेत्रों का षटकोणों के स्थित षटकोणों के अंदर स्थित होना आवश्यक है ना। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी पूरक क्षेत्रों का षटकोणों के अंदर स्थित होना आवश्यक है, यानी कि ये षटकोण है तो पूरक क्षेत्र इसके अंदर वाले भाग में होंगे, है ना, कि ताकि जो प्रशासन का पूरा नियंत्रण उसी केंद्र का उन पूरक क्षेत्र में होगा, दूसरा केंद्र इन पे प्रशासनिक नियंत्रण नहीं थोपेगा, प्रशासनिक कार्य नहीं थोपेगा। प्रशासनिक नियंत्रण के लिए सभी पूरक क्षेत्रों का षटकोणों के अंदर स्थित होना आवश्यक है और पूरक क्षेत्र अपनी सभी आवश्यकताओं के लिए उसी पूरक क्षेत्र पर आश्रित होंगी। है ना, पूरक क्षेत्र जितने भी पूरक क्षेत्र होंगे, पूरे 6 के 6 पूरक क्षेत्र सभी आवश्यकताओं के लिए उसी पूरक क्षेत्र पर आश्रित होंगे। तो हम देख लेते हैं। ये षटकोण है ना। तो अब पूरक क्षेत्र जो है षटकोणों पे भी नहीं होंगे, षटकोणों के मध्य भी नहीं होंगे, षटकोणों के अंदर स्थित होंगे, है ना। ये 6 पूरक क्षेत्र हैं, इनका प्रशासनिक नियंत्रण के लिए षटकोणों के अंदर होना स्थित है, क्योंकि प्रशासन तभी संचालित होगा जब ये पूरक क्षेत्र इसके पूरी तरीके से इसके अंडर में होंगे, है ना, पूरी तरीके से ये इस पर प्रशासन कर सकता है। अब क्या होगा, जो केंद्रीय स्थल है इन पूरक क्षेत्रों को क्या करेगा, पूरी सेवाएं देगा, है ना। इससे पहले हमने देखा पूरक क्षेत्रों को केंद्रीय स्थल 1/3 सेवाएं देता था, दूसरे में 1/2, इसमें पूरी 1 सेवाएं देगा, और ये केंद्र भी पूरी 1 सेवाएं इसी से लेगा, किसी और से केंद्र से नहीं लेगा। 1 सेवा, है ना, पूरी 1 यानी 100% सेवा ये केंद्र ही इन पूरक क्षेत्रों को देगा। तो यहाँ पे के वैल्यू कितनी निकल जाएगी, के इक्वल टू 6 गुणा 1 प्लस 1, यानी कि 6 एकम 6 प्लस 1 बराबर 7। तो के वैल्यू 7।
बाजार सिद्धांत में के वैल्यू थी 3, परिवहन सिद्धांत में के वैल्यू 4 और प्रशासनिक सिद्धांत में के वैल्यू 7। ये क्वेश्चन कई बार जो है नेट वगैरह में पूछा जाता है कि प्रशासनिक सिद्धांत में के वैल्यू कितनी होती है या परिवहन सिद्धांत में के वैल्यू कितनी होती है। तो ये है के वैल्यू, इस प्रकार से निकाली जाती है। फिर हम बात करते हैं इसके दोष या अवगुण या आलोचनाएं। अब हम बात करते हैं सिद्धांत की आलोचनाओं की। है ना, सिद्धांत की आलोचनाएं। आलोचनाओं में है नंबर 1 कि धरातलीय बनावट सभी स्थान की एक समान नहीं हो सकती। है ना, धरातलीय बनावट सभी स्थानों की एक समान नहीं हो सकती। सेकंड है जलवायु। जलवायु समान नहीं हो सकती है ना, सभी स्थानों की जलवायु एक समान नहीं हो सकती है। नंबर 3 क्रय शक्ति और जनसंख्या का क्रय शक्ति एवं जनसंख्या का वितरण सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता। होता है ना, क्रय शक्ति एवं जनसंख्या का वितरण सभी स्थानों पर एक समान नहीं होता है। अगला है यह सिद्धांत जीविकोपार्जन वाले देशों पर लागू नहीं होता है, पर लागू नहीं होता है। नंबर 5 है कि इस सिद्धांत की मान्यता है इस सिद्धांत की मान्यता है कि सभी बाजार एक समान वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, एक समान वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं जो कि अनुचित है। ठीक है, यहाँ से इस सिद्धांत की मान्यता है कि सभी स्थान, सभी बाजार, यह सिद्धांत की मान्यता है कि सभी बाजार एक समान वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं जो कि अनुचित है। नंबर 6 हो जाएगा कि इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता सबसे नजदीक बाजार से वस्तुएं एवं सेवाएं प्रदान करता है।
इस सिद्धांत के अनुसार उपभोक्ता सबसे नज़दीकी वस्तुएं बाजार से वस्तुएं सेवाएं प्रदान करता है, जबकि ऐसा नहीं है, है ना। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है ना। ग्राहक क्या करता है, ग्राहक ब्रांड देखता है, जहाँ उसको अच्छी ब्रांड मिले, वो सामान सस्ता मिले, तो उस बाज़ार में जाता है, क्योंकि आज तो परिवहन की अच्छी सुविधाएं हैं। तो ऐसा नहीं है कि व्यक्ति वहीं से प्राप्त करे। व्यक्ति क्या करता है, उसकी गुणवत्ता, व्यक्ति वस्तु की गुणवत्ता के अनुसार बाजार का चयन करता है। और अगला है नंबर 7, परिवहन के आज के टाइम पे जो है परिवहन के तीव्रगामी साधन उपलब्ध हैं। अब है महत्व। या प्रासंगिकता। इस सिद्धांत का महत्व या प्रासंगिकता, क्या इस सिद्धांत का कुछ महत्व रह गया है या इसकी कुछ प्रासंगिकता रह गई है या नहीं है ना। तो इस सिद्धांत को हम देखें तो कुछ क्षेत्रों में इसकी उसमें थोड़ा शिथिलता लाएं, अगर इसको जैसा क्रिस्टोफर ने बताया वैसे अगर अप्लाई करें तो इसकी कोई प्रासंगिकता या इसका कोई महत्व नहीं दिखता है ना। मैं ऐसे ही इसको समझा देता हूँ, इसका महत्व क्या रह गया है ना, तो इसकी क्या प्रासंगिकता है। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा शिथिलता लाएं, इस सिद्धांत में थोड़ा सा शिथिलता बरतें तो इसको कई क्षेत्रों में ये जो है ऐसा देखा जाता है, ये सिद्धांत लागू होता है ना। जैसे हम भारत में देखें, अपने देश में, है ना, कि हमारा जो NCP नेशनल कैपिटल प्लान, तो नई दिल्ली NCR हमारा जो है नई दिल्ली है, और नई दिल्ली के बाद हमारा एक देश की राजधानी नई दिल्ली है ना, और हमारे देश में 28 राज्य हैं, है ना। तो एक क्रमबद्ध रूप में चल रहे हैं, पदानुक्रम रूप में चल रहे हैं। केंद्रीयता का सिद्धांत भी इसमें लागू हो रहा है, यानी कि हमारा केंद्र कौन सा, हमारे देश का केंद्र है नई दिल्ली। और अगर हम पदानुक्रम की बात करें तो पदानुक्रम का सिद्धांत भी इसमें लागू हो रहा है कि हमारा नई दिल्ली हमारा देश की राजधानी है, उसके बाद हमारे पास 28 राज्य हैं, 28 राज्यों की प्रत्येक की राजधानियाँ अपनी अलग अलग हैं, है ना। और फिर हमारे पास प्रत्येक राज्य में कुछ जिले हैं, है ना। प्रत्येक राज्य में किसी में 28, 20, 25, 30 है ना, ऐसे जिले हैं। प्रत्येक जिले में कुछ तहसीलें हैं। तो प्रत्येक जो हमारा प्रशासनिक नियंत्रण है वो पदानुक्रम रूप में है ना। तो ये कुछ अगर थोड़ा शिथिलता लाएं तो इसमें हमको जो है क्या दिखता है, ये हमें अप्लाई होता हुआ दिखता है, प्रासंगिकता इसकी दिखती है। इसमें फिर एक चीज़ है, क्रिस्टोफर का सिद्धांत जो है ये देश के क्षेत्रीय नियोजन और प्रादेशिक नियोजन के लिए उपयोगी साबित होता है ना। क्रिस्टोफर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत देश में क्षेत्रीय नियोजन एवं प्रादेशिक नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित यानी सिद्ध होता है। थैंक यू।